ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आज सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। ताज महोत्सव के दौरान होगी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद, पुलिस और प्रशासन मिलकर करेंगे खास इंतजाम। मतदाता जागरूकता अभियान का पूरा देश में नजर आया करिश्मा, उत्तर प्रदेश में 40 लाख और देश में 10 करोड़ मतदाताओं में हुआ इजाफा। बाइक सवारों ने घर के बाहर से बच्चे का किया अपहरण, मुकदमा दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। यादव समाज की खाली जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा, समाज के लोगों ने लगाए सपा विधायक पर सहभागिता के आरोप। शहर भर की तमाम खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। आगरा को अब प्रेम की नगरी की जगह अपराध की नगरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ शायद ही कोई दिन हो जब कोई लूटपाट, हत्या या अपहरण की वारदात ना होती हो। ताजा उदाहरण आगरा के थाना एतमादुद्दौला का है, जहाँ एक छात्रा अपने घर के बाहर खेल रही थी और तभी 2 बाइक सवार उसे उठा कर ले गए। अब पुलिस ने इस मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मामला आगरा के थाना एतमादुद्दौला क्षेत्र के कालिंदी बिहार का है। विगत 27 जनवरी की शाम आगरा के सिंकोनाट का 12 वर्षीय छात्र नीलू जब अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी 2 बाइक सवार अज्ञात उसे उठा कर ले गए और फिर शुरू हुई मासूम नीलू की तलाश। हर जगह ढूंढने के बाद जब नीलू नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस का सहारा लिया और फिर पुलिस ने भी नीलू की तलाश शुरू कर दी। लेकिन 27 जनवरी से अब तक 6 दिन बीत चुके हैं और इस मासूम नीलू का कोई पता नहीं चला। घर वाले उसके अपहरण की आशंका जता रहे हैं। छात्र नीलू के गायब होने के बाद परिवार के हालात क्या हैं, ये बयान नहीं किया जा सकता। पिछले 1 हफ्ते से घर में खाना नहीं बना, बस सभी को अपने चहेते नीलू का इंतजार है। बेटा गौ जनते ते माँ तक जा सौ फुटा तक ते सुई रील सुई हाथम पकड़ियो सोबेने लौटा रे सोबेने लेके गो मेरे हाथ पे तो उतारे के लाई चलो, मैं ललाई तते लाइयो लला में तकू भजे गो। 3 बच्चा खेल रही, 3 में एक को नाम लेके टेरो नीलू तकुआ बे बच्चा ठाड़े रह गए, वो बढ़त चलोगा गेला को। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि नीलू की खोज के लिए एक विशेष टीम तैयार की गई है जो कई जगह नीलू की तलाश कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला किसी छात्र के अपहरण का हो। इससे पहले भी इसी सिंकोनाड स्कूल का छात्र सूर्यांश अब से 4 साल पहले स्कूल के बाहर से गायब हुआ था, जिसका अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई। अब देखना ये होगा कि पुलिस नीलू को कब तक तलाश कर पाती है, या फिर सूर्यांश के परिवार की तरह नीलू के घर वाले भी अपने दरवाजे पर खड़े होकर अपने मासूम का इंतजार करते रहेंगे। ताज महोत्सव के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर रहेगी प्रशासन की नजर, जिसने पुलिस विभाग के साथ मिलकर इसके लिए प्लान बना लिया है। जबकि अतिक्रमण को लेकर भी प्रशासन काफी मुस्तैदी बरतेगा। डीएम जोहेर बिन सगीर ने बताया कि कलाकृति से लेकर शिल्पग्राम तक का एरिया अतिक्रमण मुक्त रहेगा। ताज महोत्सव ताज नगरी का एक ऐसा सालाना आयोजन है जिसका शहरवासियों के अलावा देश भर के शिल्पी बेसब्री से इंतजार करते हैं। यही वजह है कि बड़े आयोजन के लिए प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। ताज महोत्सव 2014 की तैयारियां भी अब अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं।
जिनके लिए जिले का प्रशासन गंभीरता से काम कर रहा है। कलाकारों के आगमन से लेकर सुरक्षा इंतजाम और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बराबर होमवर्क किया जा रहा है। जी, ताज महोत्सव हमारा 18 से 27 फरवरी के दरमियान होगा, बीच में होगा, और इसकी जो थीम रखी गई है वो इस बार पैगाम मोहब्बत है। और इसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए निरंतर हम लोग बैठकें ले रहे हैं और निरंतर जो कमिटीज़ हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। आज भी एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें जो मेला स्थल होगा वो कैसा होगा, इसके साथ साथ सौंदर्यीकरण के लिए ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, और उस रोड पे कोई भी ठेला कुमचा ना लगे और कोई भी अतिक्रमण ना हो, कलाकृति से लेकर शिल्पग्राम तक। तो इस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारी पूरी तैयारियों के साथ इस बार एक बहुत अच्छा महोत्सव कराएंगे। इस मेले के आयोजन में जिला और पुलिस प्रशासन के अलावा पर्यटन एडीए, नगर निगम सहित कई अन्य विभागों की भी खास भूमिका रहती है, जिनको भी प्रशासन ने कोई कोताही न बरतने की हिदायत दी है। अधिकारियों की माने तो हर बार की तरह इस बार भी 18 से 27 फरवरी तक लाखों देशी और विदेशी लोग ताज महोत्सव का आनंद उठाएंगे। कानपुर में रामा देवी चौराहे पर यादव समाज की खाली जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की कोशिश के बाद यादव समाज में लोगों ने एकजुट होकर जमीन को कब्जा मुक्त करते हुए इस पूरी साजिश में सपा विधायक की सहभागिता की बात कही। हाँ, ये आज हम लोग को बुधवार को मालूम पड़ा कि उनके कुछ भूमाफिया माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हमारी जमीन पर यादव समाज कब्जा करना चाहते थे। उन लोगों ने देखिए सामने नींव भी खोदी हुई थी, तो हमारे समाज के कम से कम 100-200 लोगों ने उस दिन आके इस कब्जे को रोका। और आज उसी कड़ी में समाज के सारे वरिष्ठ लोग और सारे बड़े लोग इस जमीन का उद्घाटन माननीय हरमोहन सिंह यादव जी ने किया था, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, और उनके नेतृत्व में इस जमीन पे काम हो रहा था। और आज हमारे समाज के बहुत से लोग आए हैं इस जमीन पे। आज हम लोग बाउंड्री करके गेट लगा के ही जाएंगे ताकि कोई भूमाफिया दोबारा इस जमीन के ऊपर अभी नजर टेढ़ी न कर सके। जिले भर में कई महीनों से चल रहे मतदाता जागरूकता अभियान में आखिरकार ऐसा रंग दिखाया कि पूरे देश में 10 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 40 लाख नए मतदाता बने हैं। जिलाधिकारी ने आगामी दिनों में जिले भर के स्कूल्स में मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात कही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आगमन के बाद डीएम मतदाता जागरूकता को लेकर बेहद गंभीर नजर आए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला बेहद सक्रिय दिखने लगा है। जिले में कई महीनों से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने और लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 1 फरवरी को आगरा आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त एचएस ब्रह्म ने भी जिले की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया था। हमें ज़रूर देखिए 2 लोगों पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, 2 मुद्दों पे कि एक तो महिलाएं ज़रूर इस बार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल कर वोट करें और मतदाता जागरूकता उनके अंदर अवश्य रूप से आनी चाहिए। दूसरा, जो 18 साल के हमारे वोटर नए वोटर बने हैं, जो जस्ट 18 साल पार किया है उन्होंने, वो पहली बार वोटिंग करेंगे, तो उनको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम पहली बार वोटिंग करेंगे और उनको अपने राष्ट्रीय कर्तव्य, राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और स्कूल कॉलेजों में हम लोग बहुत बड़ी कैंपेन चला रहे हैं और आपके माध्यम से भी बात पहुंच रही है जी, युवक युवतियां जो 18 साल से जस्ट पार किया है उन्होंने, वो जरूर निकल कर आए वोट करें। इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक देश भर में 10 करोड़ और प्रदेश में 40 लाख नए मतदाता दर्ज हुए हैं। डीएम जोहर बिन सगीर ने आगामी दिनों में भी जिले भर के स्कूल्स में मतदाता जागरूकता कैंप लगाने की बात कही। आम चुनाव को लेकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी अभी से जी जान से जुट गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर के दौरे के बाद मिले आदेश को प्रशासन जल्द पूरा करना चाहता है, जिससे आम चुनाव में मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। राष्ट्रीय लोकदल की रैली में उमड़ी भीड़ ने हाईकमान की बढ़ाई मुश्किलें। उम्मीद से ज्यादा लोगों के रैली में आने से कांग्रेस और रालोद गठबंधन में सीकरी सीट पर राष्ट्रीय लोकदल की दावेदारी मजबूत हो गई है। मगर असमंजस की बात यह है कि पार्टी के पास आगरा में आज ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो सपा और बसपा के प्रत्याशियों के बराबर कद रखता हो। लोकसभा चुनाव की आमद से पहले अपने होमवर्क में जुटी राष्ट्रीय लोकदल असमंजस्य की स्थिति में है। संकल्प रैली में उमड़ी भीड़ ने जिसकी पेशानी पर बल ला दिया है। आगरा में हुई इस महारैली में रालोद ने अपने जनाधार का एक नमूना पेश किया, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के मुकाबले रालोद की दावेदारी और मजबूत हो गई है। उसके नेता सीटों के बंटवारे के समय फतेहपुर सीकरी के लिए कांग्रेस के सामने सीना ठोक कर खड़े हो सकते हैं, मगर उसकी परेशानी ये है कि संगठन में दूर दूर तक निगाहें दौड़ाने के बाद भी कम से कम आगरा में तो ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता जो दूसरे दलों को चुनौती दे सके। समाजवादी पार्टी ने जहां राजघराने से रानी पक्षालिका सिंह को मैदान में उतारा है, जिसके पति राजा अरिदमन सिंह मौजूद सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ बसपा प्रत्याशी सीमा उपाध्याय के पति पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, तो सीमा खुद मौजूदा सांसद हैं। ऐसे में रालोद को जीत बोलने के लिए इन दोनों पार्टियों से बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है। पर समस्या ये है कि वर्तमान में जिले में उसके पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो विपक्षियों के खिलाफ ताल ठोकने की कुव्वत रखता हो। गौरतलब है कि किसानों की ये पार्टी एक जमाने में दयालबाग और फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखती थी, मगर समय के साथ साथ संगठन में भी काफी बदलाव आ गया है और परंपरागत वोट बैंक कहे जाने वाले जाट समाज के नामी झंडाबरदार दूसरे दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर बंटवारे में सीकरी सीट रालोद के हिस्से में आ गई तो मुकाबले के लिए संगठन किस पर दाव लगाए, फिलहाल ये हाईकमान के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि मजबूत प्रत्याशी न मिलने की स्थिति में छोटे चौधरी भी फैमिली कार्ड खोलने पर मजबूर हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो विमानन मंत्री की पुत्रवधू चारू चौधरी रालोद की प्रत्याशी हो सकती हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह और जयंत चौधरी के चुनावी क्षेत्र तो पहले से ही तय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ताज न्यूज, आगरा। लोकसभा चुनाव में भाजपा मोदी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने के लिए तरह तरह के दावे चल रहे हैं। कभी चाय बेचकर मोदी का प्रचार किया जाता है तो कभी मोदी का गुणगान किया जाता है। इसी क्रम में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने रावतपाड़ा क्षेत्र में मोदी के जीवन चरित्र की पुस्तक का वितरण किया। नरेंद्र मोदी की ये किताब है जो उनके जीवन के रूप में, वृतांत के रूप में है कि नरेंद्र मोदी का बाल्यकाल से लेके गुजरात के मुख्यमंत्री तक और उसके पास देश का होने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं तक कैसे पहुंचे, इनका काव्य की शैली, इनका देश के प्रति डेडिकेशन और संगठन करने की क्षमता, इस किताब में सारी चीजें दी हुई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है कि वो पढ़ें और समझें और जनता को बताएं। कार्यक्रम का केवल हमारा एक उद्देश्य है कि माननीय मोदी जी की जिस प्रकार से जीवन शैली रही है उसको जन जन तक पहुंचाएं और गुजरात के विकास, व्यापारियों का किस प्रकार से वहां व्यापार ने उन्नति की, ये जनता तक हम लोग इस माध्यम से, किताब पुस्तक के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437.
साईं आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साईं आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। और ब्रेक के बाद आइए शुरुआत करते हैं अगली खबर की। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जी हां, एक हिंदी फिल्म के गाने को आगरा के मुस्लिम समाज के कुछ युवकों ने चरितार्थ कर दिया जब उन्होंने अपने ही धर्म गुरुओं से देश के सम्मान का प्रतीक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध करने पर उनका ही विरोध करते हुए एक गधा जुलूस निकाला, जिस पर ऐसे लोगों के पोस्टर बैनर भी लगाए गए जो इस गीत का विरोध करते हैं। इस जुलूस के दौरान ये लोग वंदे मातरम के नारे भी लगा रहे थे। दिलों में हिंदुस्तान और देशभक्ति की भावना और होठों पर वंदे मातरम की जय के जय घोष। ये नजारा है आगरा जगने रोड का, जहां मुस्लिम समाज के युवकों ने सुन्नी उलेमा बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन कादरी और शाही इमाम जामा मस्जिद दिल्ली के मौलाना सैयद अहमद बुखारी के साथ साथ तमाम ऐसे मौलानाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत का विरोध का फतवा 9 जून 2006 में जारी किया था। इस बात से खफा युवकों ने एक गधा जुलूस वरवाली गली से लेकर खेरिया मोड़ चौराहे तक निकाला। ये लोग लगातार इस फतेवे का विरोध कर रहे हैं। साथ ही मांग की जा रही है कि ऐसे 12 मौलानाओं पर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए। वंदे मातरम का विरोध करने वालों के लिए फतवा जारी जो उन्होंने किया था हमारे वंदे मातरम के खिलाफ, उनके लिए ये गधा जुलूस निकाला गया है, जिससे कि उनको ये मतलब आप वो हो जाए कि हम उसके लिए अग्र आंदोलन कर रहे हैं। लगातार पिछले 7 सालों से मुकदमे की कार्यवाही की मांग करने वाले एक और युवक गुलचमन शेरवानी ने बताया कि वो इसके विरोध में पहले भी भूख हड़ताल कर चुका है। तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कार्यवाही होगी, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं, मैंने प्रधानमंत्री से जवाब भी मांगा कि या तो ये बताया जाए कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत नहीं है, अगर है तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह की कार्यवाही करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा क्यों कायम नहीं किया गया, और अगर ये राष्ट्रीय गीत नहीं है तो इसके राष्ट्रीय गीत न होने की घोषणा क्यों नहीं की जाती। 9/6/2006 को एक फतवा जारी हुआ था। सुन्नी उलेमा बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन कादरी ने फतवा जारी किया था, जिसमें कहा था कि मुसलमान अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ने के लिए ना भेजें जहां वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम का विरोध में आना चिंता का विषय है, इसलिए मैंने मौलानाओं पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी, जो कि 7 वर्ष होने के बावजूद भी आज मुकदमा कायम नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस युवक ने ये भी बताया कि उसने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग भी की थी। या तो ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम हो या मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे। इस मांग के बाद मैं एक बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका हूँ, लेकिन पुलिस ने मुझे ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मैंने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भूख हड़ताल की थी। जिस समय मुझे भूख हड़ताल से उठाया गया था तो ये कहा गया था कि सीबीआई जांच के बाद मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। 7 वर्ष के टाइम होने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, और मैंने भूख हड़ताल खत्म करने के दौरान ये शपथ ली थी कि जब तक मौलाना के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होगा मैं अन्य ग्रहण नहीं करूंगा। 7 वर्ष बाद भी आज मैंने अन्य ग्रहण नहीं किया है। अब ये है कि मैंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है कि यदि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है तो मौलाना के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, और यदि नहीं है तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। पूरी दुनिया में आगरा हमेशा से ही प्रेम और सौहार्द की नगरी के नाम से जाना जाता है।
इसमें एक और मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समाज के युवाओं ने इस तरह अपने ही मजहबी गुरुओं पर देशद्रोह का मुकदमा करने की मांग कर शहर के साथ पूरे देश में एकता की मिसाल कायम की है। इन युवकों का कहना था कि हम इंसान हैं, यही हमारा धर्म है, लेकिन कुछ लोग राजनीति के चलते इंसानों को मजहबों में बांधकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं और भाईचारे की भावना को दबाकर एक दूसरे के दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं। देखना होगा कि कब तक इन युवकों की मांगों पर कार्यवाही की जाती है या इन्हें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नवोल्लास, नव योजनाओं और नव कल्पनाओं को लेकर इस वर्ष बसंत का शुभ आगमन हुआ। दयालबाग की स्थापना के 100 वर्ष इस साल पूरे होने जा रहे हैं, तो 2 साल बाद दयालबाग शिक्षण संस्थान REI के भी 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी के उपलक्ष्य में 3 साल तक यानी बसंत 2014 से लेकर होली 2017 तक दयालबाग में विशेष उत्सव किए जाएंगे। उमंग दयालबाग परिसर में नजर आने लगी है। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर ओर बसंती रंग ने अपना दामन फैला दिया है। 4 दिवसीय आयोजन के लिए दयालबाग परिसर के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी सत्संगी आ रहे हैं। ये दिन राधा स्वामी मत के अनुयायियों के लिए विशेष हर्ष का दिन माना जाता है। 1861 में जहां वसंत के दिन ही परम पुरुष पूरन धनी हुजूर स्वामी जी महाराज ने सर्वसाधारण के लिए सत्संग की शुरुआत की थी, वहीं वसंत के दिन ही 20 जनवरी 1915 को राधा स्वामी मत के 5वें गुरु परम पूज्य हुजूर साहिब महाराज ने मुबारक कुएं के निकट शहतूत का वृक्ष लगाते हुए दयालबाग कॉलोनी की नींव रखी थी। परम पुरुष पूरन धनी हुजूर स्वामी जी महाराज सुबह की सैर के लिए अक्सर इस कुएं के पास आते और राधा स्वामी मत के द्वितीय आचार्य संत सदगुरु उन्हें कुएं से पानी खींचकर पेश करते। तब इस स्थान पर ऊंचे ऊंचे टीले ही दिखाई देते थे। सैर के दौरान एक दिन परम पुरुष पूरन धनी हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया था कि इस कुएं के आसपास एक बड़ी कॉलोनी बनेगी। आज यहाँ दयालबाग कॉलोनी है। यहाँ वो मुबारक कुआं और शहतूत का वृक्ष आज भी संरक्षित है। 20 जनवरी को दयालबाग कॉलोनी की नींव रखने के बाद अगले दिन हुजूर ने दयालबाग शिक्षण संस्थानों की पहली इमारत, जो कि आज दीक्षांत भवन परिसर के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी नींव भी रखी थी। भवन निर्माण का उस दौर में कोई नक्शा नहीं था। हुजूर साहिब ने पोया घाट रोड के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में अपनी छड़ी से लाइन खींचकर राधा स्वामी सत्संग दयालबाग को चिन्हित किया। 6वें आचार्य परम पूज्य हुजूर मेहताजी महाराज की देखरेख में नींव की खुदाई शुरू हुई और दिसंबर 1916 तक यहाँ भव्य इमारत बनी, जिसमें 1 जनवरी 1917 से REI मिडिल स्कूल आरंभ हुआ। जैन समाज के संत तरुण सागर महाराज के नगर में मंगल प्रवेश करने पर MG रोड पर भव्य स्वागत किया गया। जैन समाज के हजारों श्रद्धालुओं ने जैन गुरु के चरण स्पर्श कर मंगल आशीर्वाद लिया। आगामी 11 से 13 फरवरी तक जैन मुनि के सुविख्यात कड़वे वचन MD जैन सभागार में होंगे। कड़वे प्रवचन के लिए देश भर में विख्यात जैन मुनि तरुण सागर महाराज का प्रथम बार उत्तर प्रदेश की धरती पर आगमन हुआ है। जैन संत के मंगल आगमन पर राजा मंडी चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। जैन समाज के हजारों श्रद्धालुओं ने मुनि के आगमन पर पुष्प वर्षा कर जय जयकार की। स्वागत समारोह में समाज की महिलाओं ने 108 मंगल कलशों से जैन मुनि की आरती उतारी। समाज के लोगों ने मुनिवर को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। क्रांतिकारी संत 108 श्री तरुण सागर महाराज जी का मंगल प्रवेश हो रहा है। उस पावन पर्व पर MG रोड पे एक रैंप बनाया गया है, जो आपके सामने ही है। उस रैंप पे 108 कलशों से उनका पाद प्रक्षालन किया जाएगा और ये आगरे में एक अद्भुत मिसाल होगी। ऐसा हमारी याददाश्त में पहली बार हो रहा है कि क्रांतिकारी संत MG रोड पर रैंप के ऊपर चलेंगे और जेंट्स और पुरुष बारी बारी से पाद प्रक्षालन करेंगे। आज राष्ट्र संत क्रांतिकारी गुरु मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज आगरा नगर में पधार रहे हैं। ये पहली बार आगरा में पधारे हैं और पहली बार अजूबा स्वागत किया जा रहा है। 108 कलशों से उनका पाद प्रक्षालन किया जाएगा और यहाँ MG रोड पर स्वागत करके संत मिलन होगा,
जहां ऑलरेडी पहले से विराजमान मुनिराज है वो मिलेंगे, और इसके बाद 11, 12, 13 को संत समागम विशाल सत्संग का आयोजन है, प्रवचन सभा। जैन मुनि के आगमन पर आशीर्वाद लेने के लिए शहर के कई राजनीतिक दलों के लोग भी मौजूद रहे। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अंजुला सिंह माहौर और सांसद रामशंकर कठेरिया समेत कई नेताओं ने जैन मुनि के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। मुनि के आगमन पर स्वागत के लिए श्रद्धालुओं को कई घंटे इंतजार करना पड़ा। मुनि तरुण सागर ने श्रद्धालुओं को आशीष वचन देते हुए कहा कि माला माल वो नहीं जिसके पास संपत्ति है, सच्चा माला माल तो वो है जिसके पास प्रभु की माला है। जैन मुनि के कड़वे वचन आगामी 11 फरवरी से 13 फरवरी तक एमडी जैन सभागार में होंगे। बीते दिनों शाहगंज थाने में अधिवक्ता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होने से दीवानी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में तीखा रोष है। विगत कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे अधिवक्ताओं ने 3 फरवरी को दीवानी बार हॉल में आवश्यक बैठक बुलाई है। इस बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति तय कर हड़ताल बढ़ाने के विषय में वार्ता की जाएगी। आज बैठक हुई है, सारे बार एसोसिएशन को बुलाया गया और बैठक में, क्योंकि 3 तारीख तक हम अपनी हड़ताल दे चुके हैं और पुलिस प्रशासन ने अभी अंतिम रूप से जो है पर्चे नहीं काटे, नाम निकालने का आश्वासन दिया था, पर्चे कटाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जैसे ही ये पूरी होगी हम 3 तारीख के बाद मीटिंग करके और अपनी हड़ताल को कॉल बैक करके अपना सुचारू रूप से काम करेंगे। आगरा बार और बेंच के बीच स्वर्गीय रैना स्मृति क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। सेंट पीटर्स कॉलेज ग्राउंड पर खेले गए मैत्री मैच में न्यायाधीशों ने अधिवक्ताओं को भारी शिकस्त दी। इस अवसर पर दीवानी बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सेंट पीटर्स कॉलेज ग्राउंड पर हाथों में गेंद और बैट थामे ये खिलाड़ी कोई साधारण नहीं है। एक ओर जनपद न्यायालय के न्यायाधीश पिच पर बॉल का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आगरा बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अपनी तेज गेंद से सामने वाले खिलाड़ी को आउट करने की फिराक में हैं। बार और बेंच के बीच खेले गए मैच का आयोजन स्वर्गीय अधिवक्ता रैना की स्मृति में पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। रैना स्मृति के पीएन रैना के स्मृति में हर वर्ष आगरा बार और बेंच के बीच में क्रिकेट का मैच होता हुआ चला रहा है और इस मैच से सेंट पीटर के फील्ड पे हमेशा होता हुआ चला रहा है। कुछ जजेस होते हैं, कुछ अधिवक्ता होते हैं, दोनों तरफ की टीमें करके अपना एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैच को स्थापित करते हैं। ये एक फेस्टिवल मैच होता है हर वर्ष। आगरा बार एसोसिएशन और जो एसोसिएट लॉयर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी 2 टीम बनाई जाती है और हर वर्ष होता है। ये रैना साहब थे हमारे यहाँ, एक ये रैना शील्ड थी, रैना साहब जो वकालत करते थे उनकी स्मृति में होता है। ही वॉज ए वेरी प्रोमिनेंट क्रिकेटर ऑफ आगरा। तो उसके बाद ये होने लगा था। अब ये फेयर होता है, गेट टुगेदर होता है, यहाँ अधिकारी आते हैं, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है और मैच के रूप में उसको हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ये एक फेस्टिवल मैच है। ये हमारी आगरा बार एसोसिएशन की ओर से होता है और ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। और ये आज जो मैच हो रहा है वो बेंच और बार की जो टीमें बनाई गई हैं, एक टीम बार की है, एक बेंच की है। और इस टीम का उद्देश्य ये होता है कि आज हम मानसिक रूप से कार्य करते हैं, वकालत का प्रोफेशन करते हैं, जज लोग भी निर्णय वगैरह देते हैं। तो एक खेलकूद के रूम में हम लोग जो है अपना शारीरिक मानसिक विकास करते हैं और बेंच और बार की एक गर्मा बनी रहे, बेंच और बार के मधुर संबंध बने रहें, इसलिए ये गेम कराया जाता है और प्रतिवर्ष कराया जाता है। सेंट पीटर्स ग्राउंड पर आगरा बार और बेंच के बीच हुआ क्रिकेट मैच बेहद रोमांचक था। दोनों टीमों ने क्रिकेट में जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर दर्शकों का मनोरंजन किया। क्रिकेट मैच में बार से बेंच को करीब 55 रनों से हराकर विजय हासिल की। क्रिकेट मैच के दौरान विजयी टीम को सम्मानित किया गया, साथ ही दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे 59वें माध्यमिक खेलों का समापन समारोह भव्यता के साथ संपन्न हो गया। विभिन्न खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर शिक्षण विभाग के आला अधिकारी और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी भी मौजूद रहे। पुरस्कार प्राप्त कर स्कूली विद्यार्थियों के चेहरे खिले नजर आए। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही माध्यमिक विद्यालय नेशनल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। समापन समारोह में विजेता टीम के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नगद धनराशि देकर पुरस्कार से नवाजा गया। नेशनल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों की टीमों ने भाग लिया।
हमने रिदमिक जिम्नास्टिक्स के नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया है, स्कूल नेशनल्स दिल्ली से। हमारी टीम चैंपियनशिप अंडर 14 और अंडर 19 ईयर्स में सेकंड है और 2 बच्चों के इंडिविजुअल मेडल्स भी हैं। हमारी टीम थर्ड आई है और हमने ट्रॉफी मिली है। आपको क्या रहा? मैं ऑलराउंड सेकंड बना हूँ और 3 सिल्वर, 1 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज मिला है मुझे। कुल मिला के उत्तर प्रदेश का वर्चस्व रहा है जिम्नास्टिक्स में। 8 वर्षों की जो अथक मेहनत आगरा में लगाई जिम्नास्टिक के लिए, 0 से स्टार्ट किया था। आज आगरा के जिम्नास्ट राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना स्थान बनाए हुए हैं। सब जूनियर से लेकर सीनियर ग्रुप तक तीनों ग्रुप में आगरा के बच्चे चैंपियन हुए हैं। पश्चिम बंगाल की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर कई स्वर्ण पदक हासिल किए, वहीं महाराष्ट्र को सिल्वर मेडल पर ही धैर्य रखना पड़ा। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर पुरस्कृत हुए खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान नजर आई। 5 दिन चली इस प्रतियोगिता में बालक और बालिका दोनों वर्गों ने अपनी अपनी भागीदारी की। आगरा शहर का जाना माना नाम है कोटा ट्यूटोरियल्स, जहां 11वीं क्लास की यहां आने वाले बच्चों को IIT JEE और AIEEE की तैयारी कराई जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से एक ध्रुव नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 बच्चों को 1 करोड़ रुपयों की स्कॉलरशिप की योजना दी जानी है, जिससे बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकें। कोटा ट्यूटोरियल्स में ध्रुव 2014 स्कॉलरशिप की जानकारी देते हुए संस्थान के चेयरमैन हर्ष भास्कर ने बताया कि IIT JEE करने का सपना आजकल के बच्चे देखते हैं, लेकिन आर्थिक कमजोरी और मार्गदर्शन के अभाव में लोग वंचित रह जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर इस टेस्ट को कराया जा रहा है, जहां हमारी उम्मीद 5000 बच्चों के इस परीक्षा में शामिल होने की थी, तो वहीं इस परीक्षा में करीब 7000 बच्चों ने हिस्सा लिया। कोटा ट्यूटोरियल्स ने आज 2014 ध्रुव का आयोजन किया है। इसमें हम लोग अनुमान लगा रहे थे करीब 5000 बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, पर अनुमान से बढ़कर करीब 7000 बच्चों ने आज इस परीक्षा को दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से जो बच्चे हैं जिनके पैसों की कमी के अभाव की वजह से तैयारी नहीं करा पाते हैं, उन सबकी ये परेशानियों को दूर करने के लिए किया गया है। संस्थान के चेयरमैन ने ये भी बताया कि इस स्कॉलरशिप में हमने 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने की बात कही है, जिसमें पहले 100 बच्चों को 100%, इसके बाद 200 बच्चों को 50% और इसके बाद अन्य 100 बच्चों को 25% स्कॉलरशिप देने की बात कही जा रही है। इस परीक्षा में जो भी टॉप 100 बच्चे आएंगे उनको हम लोग 100% की स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे। इसके बाद के जो 200 बच्चे होंगे उनको 50% की स्कॉलरशिप और उसके बाद के 200 बच्चे होंगे उनको 25% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैं इस जो सहयोग है इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी टीचर्स जो हमारे यहाँ आए, जितने पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों को, और उन बच्चे जो रह गए इस परीक्षा में नहीं बैठ पाए किसी भी कारणवश, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो कोटा ट्यूटोरियल के सेंटर पर आके जानकारी ले सकते हैं, उनके लिए दूसरा कोई ना कोई विकल्प बनाया जाएगा। इस स्कॉलरशिप की जानकारी होने पर आगरा से दूर दराज के बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया। परीक्षा का समय 10:30 बजे होना था, लेकिन बच्चों का आने का सिलसिला सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था। इस परीक्षा के दौरान पेपर को देखकर कुछ बच्चों के जहां चेहरे खिल गए तो कुछ बच्चे परेशान नजर आए। अब सबको सिर्फ अपने परिणाम आने का इंतजार है। अब देखना होगा कि कौन होगा इस स्कॉलरशिप का दावेदार। और इसी के साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। लेनी होगी आपसे इजाजत। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।